हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय डियर क्लासेस। तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट, तो उसके अंदर आज हम लेंगे हेल्थ एपिडेमिक्स को, क्योंकि ये भी एक थ्रेट है हमारी सिक्योरिटी को। तो हेल्थ एपिडेमिक्स का मतलब है यहाँ पे हम जो महामारियां होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो हेल्थ एपिडेमिक्स में क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि HIV एड्स होता है, बर्ड फ्लू होता है, ऐसे कुछ यहाँ पे जो बीमारियां हैं, जो महामारियां हैं, उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। जैसे सार्स है, तो सार्स का ही जो वेरिएंट है ना, कोरोना, जो 2020 में और 21 में भारत में बहुत बुरी तरीके से इसने तबाही मचाई थी, तो ये जो सार्स का ही वेरिएंट है, ठीक है। तो बिल्कुल उसी के जैसे सिम्टम्स हैं, और बल्कि जब ये वायरस आया, मतलब जब ये कोरोना के रूप में आया, तो और बहुत भयंकर तरीके से आया, बहुत ज्यादा ताकतवर वेरिएंट बन के ये आया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, ये रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी जो सांस की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या है, ऐसे रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम्स हैं वो पैदा होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, हेल्थ एपिडेमिक्स में हम ले सकते हैं HIV एड्स को। ये तो सब जानते ही होंगे बच्चे कि HIV एड्स क्या होता है। बर्ड फ्लू, ये क्या है, बर्ड फ्लू, जहाँ पे जो क्या कहते हैं, जो इन्फेक्टेड चिकन्स वगैरह होते हैं ना, अगर लोग उसको खा लेते हैं तो उसकी वजह से ये हो जाता है बर्ड फ्लू। और ये सार्स मैंने आपको बताया, ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, और इसी का ही बिल्कुल नया वेरिएंट है कोरोना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि ये आज की डेट में वर्ल्ड वाइड बहुत इजीली फैल सकता है। किसके थ्रू फैल सकता है, जैसे लोग माइग्रेट कर जाते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री, है ना, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप्स वगैरह आपने सुनी होंगी, फॉरेन में जा रहे हैं, टूरिज्म, है ना, ये इसका बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसकी वजह से ये सारे जो एपिडेमिक्स हैं ये इजीली फैल सकते हैं। और क्योंकि अभी कोई बाउंड्री नहीं है, ऐसा नहीं है कि भाई इंडिया में अगर ये कोई वायरस फैल रहा है तो ये बाहर नहीं जाएगा, या बाहर कोई वायरस फैल गया, या कोई परेशानी हो गई है, या कोई बीमारी फैल रही है तो वो इंडिया में नहीं आएगी। नो बाउंड्रीज। क्यों नहीं है बाउंड्रीज? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। सारी चीजें यहाँ पे क्या है, माइग्रेशन के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, टूरिज्म के थ्रू, मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बहुत इजीली फैल सकती हैं। आगे देखेंगे। यहाँ पे बता रहा है 2003 में एक आंकड़ा लिया गया था कि 4 करोड़ लोग जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं। किससे इन्फेक्टेड हैं? HIV एड्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक वायरस डिजीज है, और ये बहुत ही खतरनाक है। इससे लाइफ को थ्रेट है, लाइफ इसमें, मतलब अब तो खैर दवाइयां आ गई हैं, लेकिन इसकी दवाइयां बहुत महंगी हैं। और बस इसमें ये है कि ये बहुत इजीली नहीं फैलता है। कुछ ऐसी जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हीं से ये फैल सकता है, अदरवाइज ये नॉर्मली जैसे छींक लेने से, उसके साथ रहने से, है ना, उससे बात करने से, ऐसे वो नहीं फैलता है। बस इसमें ये है। बाकी का ये क्या है, एक लाइफ को थ्रेट देने वाला वायरस है, और ये बहुत समय से चलता आ रहा है। भारत में भी इसकी जो तादाद है वो काफी बढ़ी हुई है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 2/3 जो पीपल है ना, जैसे अगर हम किसी हिस्से को बांटे तो 2/3 जो हिस्सा है वो तो अफ्रीका में ही आपको देखने को मिल जाएगा, HIV एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अफ्रीका में 2/3 जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड है। किससे? HIV एड्स से। ठीक है, HIV एड्स का आंकड़ा ले रहे हैं हम बस। तो यहाँ पे अगर हाफ की बात की जाए तो बाकी का आपको साउथ एशिया में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि साउथ एशिया में कौन से कंट्रीज आते हैं, जितने भी सार्क कंट्रीज है ना, जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, तो ये सारे जो कंट्रीज हैं ये साउथ एशिया के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपको हाफ ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे HIV की देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका एंड अदर जो कंट्रीज है, जैसे अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये थोड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो इजीली जो दवाइयां हैं उनको विकसित कर लेते हैं। दवाइयां अच्छी अच्छी क्वालिटी की जो है यहाँ पे आने लग जाती है। तो इन कंट्रीज में क्या है ना, न्यू ड्रग्स थेरेपीज की वजह से क्या है, HIV एड्स जो है वो कुछ हद तक यहाँ पे सीमित हो गया है। लोग जो है बहुत इजीली मरते नहीं हैं, यहाँ पे अपनी लाइफ को सरवाइव कर जाते हैं थ्रू द मेडिसिन। मतलब दवाइयां लेते रहो, जीवन चलता रहेगा। तो इस तरीके से है यहाँ पे। लेकिन ये दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसीलिए जो पुअर रीजन, जो गरीब देश हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अफ्रीका एक गरीब देश है, गरीब कॉन्टिनेंट है पूरा अफ्रीका जो है, इसमें मोस्टली सारे कंट्री जो है गरीब टाइप है। गरीब इन द सेंस, देखो यहाँ पे शिक्षा की कमी है, पॉपुलेशन ज्यादा है, अवेयरनेस नहीं है, ट्राइब्स की वजह से, मतलब यहाँ पे अपना कल्चर जो है उसी को ही मेंटेन करके रखते हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो ही नहीं पाया। 21st सेंचुरी तक भी ना अफ्रीका में डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है ये वैसे बहुत रिसोर्सेज से भरा हुआ है, बट यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से ये जो बैकवर्ड एरिया है, ये बैकवर्ड मतलब अफ्रीका का बैकवर्ड होने का कारण ही यही है कि यहाँ पे जो महामारियां हैं उनका इलाज नहीं हो पाता है, लोग बहुत फ्रिक्वेंटली मर जाते हैं। ठीक है, उनको शिक्षा का अभाव होता है, उनको नहीं पता है कि ये बीमारियां कैसे फैलती हैं। तो ये जो जानकारी इनको ना होने की वजह से भी यहाँ पे क्या है, ये अफ्रीका जो है एक बैकवर्ड और एक डीपर पॉवर्टी से पीड़ित है। ठीक है, यानी ये बैकवर्ड एरिया हो गया है और बहुत ज्यादा गरीबी से ये क्या है, पीड़ित है। ओके, तो जैसे कि अमेरिका ने क्या है ना 1990s के समय पे ये जो रोक लगा ली थी, लेकिन यहाँ पे बाकी की जो कंट्रीज हैं वो अभी भी सफर कर रहे हैं HIV एड्स से। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात हो रही है और डिजीजेस की, क्या क्या है और डिजीजेस, जैसे न्यू एंड पुअरली डिजीजेस को अगर हम देखें तो उसमें आता है इबोला वायरस। ठीक है, तो इबोला वायरस जो है ये सबसे पहले सूडान में फैला था स्टूडेंट। तो सूडान कहाँ पे है, ये अफ्रीका का ही एक कंट्री है, तो वहां पे एक शहर है इबोला। ठीक है, तो वहां पे इसकी जो ये जो वायरस है इसको देखा गया था। इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं अगर हम देखें तो बुखार रहता है बहुत हाई। ठीक है, मसल पेन होती है, वॉमिटिंग होती है, पेट में गड़बड़ी चलती है, स्टमक पेन आता है, डायरिया टाइप हो जाता है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको ना ब्लू कलर की बॉडी पे मार्क्स बन जाएंगे, मतलब आपकी जो नसें हैं उनको ब्रेकेज हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ सिम्टम्स हैं इबोला वायरस के, बहुत डेंजरस है ये, लाइफ थ्रेटनिंग है ये। और उसके बाद है हंटा वायरस। हंटा वायरस भी एक तरीके का वायरस, ये देखो यहाँ पे वायरस लिखा हुआ है, तो वैसे भी वायरस जो होता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है बैक्टीरिया से भी। ठीक है, तो यहाँ पे हंटा वायरस जो है इसकी अगर इसका समय पे इलाज ना हो तो इंसान यहाँ पे भी मर सकता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट हेपेटाइटिस सी। ठीक है, हेपेटाइटिस वर्ड जहां लग जाएगा ना तो वो समझ लेना वो लीवर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस सी यानी यहाँ पे क्या है, लीवर में सूजन आ जाती है, लीवर काम करना बंद कर देता है ना, बहुत सारे डिसऑर्डर्स उसमें आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ये बीमारी जन्म लेती है। लेकिन ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये क्या है, ये एक महामारी का रूप धारण कर लेती हैं। मैंने कारण आपको बताया कि भाई महामारी क्या होती है, जैसे एक जगह पे वो सीमित नहीं है महामारी। ठीक है, वो पूरे वर्ल्ड में फैल जाएगी, पूरे मतलब जितने भी कंट्रीज हैं उन सब में वो फैल सकती है, तो वो एक महामारी का रूप ले लेगी। कोई यहाँ इस कंट्री से मर रहे हैं लोग, जैसे कोरोना में आपने देखा था है ना कि भाई जर्मनी में इतने लोग मर गए, इटली में इतने लोग मर गए, अमेरिका में इतने लोग मर गए, भारत में इतने लोग मर गए, तो इनकी तादाद देख देख के इंसान वैसे ही आधा पागल हो जाए। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पे बताया गया है कि ये क्या है, महामारी का रूप ले लेती है, जिसको रोकथाम करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत समय लगता है उसको रोकने के लिए। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो जैसे कि ओल्ड डिजीजेस हैं, जो पुरानी बीमारियां हैं, जिसके अंदर क्या आता है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको टीबी बोला जाता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, टीबी को बोलते हैं, मलेरिया है, डेंगू है, कॉलरा है। तो ये क्या है स्टूडेंट, ये बहुत पुरानी बीमारियां हैं। पहले क्या था, इनका इनका जो इलाज नहीं हुआ करता था, तो लोग इनसे ही मर जाते थे। कोई टीबी से मर रहा है, कोई मलेरिया से मर रहा है, कोई डेंगू से मर रहा है ना, जो आपने कई सारे हिस्ट्री में चैप्टर्स वगैरह में पढ़ा भी होगा शायद कि इस राजा की मृत्यु मलेरिया से हो गई, इस राजा की मृत्यु टीबी से हो गई। तो क्योंकि उस समय पे इनका क्या था, इनका इलाज संभव नहीं था, तो उस समय पे यही महामारियां थी। लेकिन अब क्या है, इनका इलाज संभव है, लेकिन अब ये ड्रग रेजिस्टेंट हो गई है। ड्रग रेजिस्टेंट मतलब बॉडी में ड्रग जो है वो काम ही नहीं करता है। ठीक है, रेजिस्ट करता है, बॉडी जो है हमारी रेजिस्ट करती है उसके ड्रग को। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या है, इनको ट्रीट करना हो जाता है बहुत डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये इनको हल्के में नहीं लेना है कि ओल्ड बीमारियां हैं, दवाइयां आ गई हैं तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए। तो उस पर बहुत विशेष ध्यान देना है आपको कि मलेरिया का, अगर मलेरिया से ग्रसित है तो तुरंत उसका इलाज करवाओ। डेंगू है ना, डेंगू तो बहुत ही डेंजरस बन जाता है, अगर उसको तुरंत इलाज न मिले तो इंसान की डेथ हो सकती है। कॉलरा है, कॉलरा मतलब पेट का जो पेट खराबी है, जिसको हैजा बोलते हैं, तो अगर पेट जो है वो सही नहीं है कॉन्टिन्यूसली तो आपकी आंतों में प्रॉब्लम आ सकती है, बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों का विशेष ध्यान देना होता है। और एपिडेमिक्स के बारे में देखें तो यहाँ पे बात हो रही है एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स में जो बीमारियां फैलती हैं ना, तो वो भी बहुत डेंजरस होती हैं। उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। देखो एनिमल से क्या करते हैं, जो एनिमल है वो मोस्टली क्या है, इकोनॉमिक चीजों के लिए यूज होते हैं, जैसे उनका डेयरी प्रोडक्ट्स है, उनका मीट है ना, और पोल्ट्री वगैरह है, ये सारी जो चीज फिशरीज है। तो ये क्या होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जो है ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है इनका, है ना। तो आयात निर्यात होने की वजह से देश की जो इकोनॉमी है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो अगर आपके जैसे हमारे देश में जैसे हमारे देश से क्या है, सबसे ज्यादा जो दूध है वो एक्सपोर्ट किया जाता है, जो मिल्क है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। तो अगर हमारे देश के जो काव है या भैंस है, तो अगर वो सफर हो गई
तो फिर क्या होगा, तो दूध का जो एक्सपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इससे क्या है, हमारी इकोनॉमी पे अफेक्ट पड़ेगा, हम जो इनकम जनरेट नहीं कर पाएंगे अपने देश के लिए। तो ये सारे जो कुछ चीजें हैं, कुछ फैक्टर्स बन जाते हैं, इकोनॉमिक अफेक्ट डालते हैं एनिमल्स का। दूसरा क्या है ना, ये मतलब एक एनिमल्स, जैसे अगर आपने कोई एनिमल का मीट कंज्यूम कर लिया है ना, इन्फेक्टेड एनिमल का मतलब वो इन्फेक्टेड है किसी बीमारी से, तो उसका मीट कंज्यूम कर लिया तो वो प्रॉब्लम आपको भी हो जाएगी। तो ऐसे करके, जैसे चाइना ने देखो क्या बोला था कि कोरोना वायरस कैसे फैला है, कि भाई चमगादड़ जो है ना, चमगादड़ में था ये कोरोना वायरस और उसको कंज्यूम करते थे वो लोग, उसको खाते थे, तो उसकी वजह से कोरोना वायरस जो है वो फैल गया है। वो क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज निकला, पर ऐसा नहीं था, ये पूरी तरीके से प्लान्ड था इनका कि भाई किसी भी तरीके से हमको बायोलॉजिकल वॉर करनी है पूरा वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बाद में इस चीज को साबित भी कर दिया था। लेकिन चलो खैर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात हो रही है इकोनॉमिक अफेक्ट्स की, कि कैसे ये इकोनॉमिक चीजों पे हमारे अफेक्ट डालते हैं, ये जो निर्यात नहीं हो पाता है, आयात नहीं हो पाता है। उसके बाद आगे देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल दे रखा है कि 1990s के समय पे ब्रिटेन जो है इसने बिलियन डॉलर्स का लॉस्ट हुआ था, इसको अरबों डॉलर्स का इसको लॉस्ट हुआ था। क्यों लॉस्ट हुआ था, इसकी इनकम पे क्यों अफेक्ट पड़ा था, क्योंकि एक डिजीज है जिसका नाम है मैड काउ डिजीज, ठीक है, और सेकंड है बर्ड फ्लू। तो इन दोनों की वजह से, मैड काउ का मतलब देखो, मैड का मतलब होता है पागल, ठीक है, पागल गाय। तो ऐसे करके आप समझ जाओ कि गाय जो है उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से डिसऑर्डर हो चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है, वो पागल हो चुकी है। और उसके उससे जो चीजें हैं, मतलब उससे चाहे गाँव से चाहे हम मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, चाहे मीट कंज्यूम कर रहे हैं, जो बीफ वगैरह होता है वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे इंसानों पर भी अफेक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इनका जो एक्सपोर्ट करना था वो हो गया बंद। और बर्ड फ्लू की वजह से भी लोग सब डर गए कि भैया चिकन वगैरह खाएंगे तो हमको बर्ड फ्लू हो जाएगा, है ना, फिर क्या है, हम पता नहीं इस दुनिया में रहे ना रहे। तो ऐसे करके अब ये जो दोनों जो चीजें हैं, ये सबसे ज्यादा अपना सामान जो है कहाँ एक्सपोर्ट करते हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं एशियन कंट्रीज में, ठीक है। तो एशियन कंट्रीज ने इन्होंने रोकथाम लगा दी कि हम नहीं लेंगे तुम्हारा सामान, क्योंकि तुम्हारे जो एनिमल्स हैं वो इन्फेक्टेड है, ठीक है। जो काऊ है वो मैड काऊ डिजीज से इन्फेक्टेड है, और जो आपके जो हैन है, जो पोल्ट्री जो फार्मिंग है वो आपकी बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड है, तो इसीलिए हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इनको बहुत नुकसान होता है ना, इनकी जीडीपी पे, इनकी इनकम पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। ये जो एपिडेमिक्स होते हैं, जो ये महामारियां होती हैं, ये देखो मैंने क्या बताया, एक कोई भी बॉर्डर तक सीमित नहीं है कि भाई इस कंट्री में ही ये रहेंगी, इससे बाहर नहीं जाएंगी, ऐसा नहीं है। कोरोना के समय पे भी हमारे भारत में कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं था, लेकिन सबसे पहला जो बंदा आता है वो केरला में आता है। और वो क्या, बाहर कोरोना फैल चुका था तो उसको घर भेज दिया कि भाई जाओ तुम अपने घर जाओ, यहाँ पे कोरोना फैल रहा है। लेकिन वो साथ में कोरोना जो लेकर आता है, तो एंट्री होती है केरला से, फिर कभी कोई गुजरात में पाया जा रहा है एक दो केसेस। तो ऐसे केसेस करते 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 जो भारत में जो कोरोना का जो समय था 2021 2020, वो बहुत डेंजरस था उस समय पे, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बात हो रही है कि हमें ये बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं है, इसलिए हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जरूरत है। हमें यहाँ पे मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हारे देश में फैल गई है तो तुम ही उस चीज से सुलझो, ठीक है। तो ये एक ऐसी महामारियां हैं स्टूडेंट, जहाँ पे क्या है, बहुत इजीली ये स्प्रेड हो जाती है। राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, इनका कोई भी ऐसे निर्धारण नहीं है कि भाई ये यहीं तक रहेंगी, बहुत इजीली ये एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पहुंच सकती हैं। इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, साथ में मिलकर काम करने की बहुत जरूरत है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बात सिक्योरिटी की हो रही है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हम हर चीज को ना सिक्योरिटी में नहीं ले सकते। जैसे सपोज करो किसी को बुखार आ गया है, ठीक है, किसी को मलेरिया हो गया है, या किसी को नॉर्मल वॉमिटिंग हो रही है, तो हम इसको सिक्योरिटी पर्पस में नहीं ले सकते कि भैया हर व्यक्ति को इससे प्रॉब्लम है ना, हर देश को इससे प्रॉब्लम है, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, तो इसके बारे में यहाँ पे कुछ जो चीजें हैं वो लगाई जाए, ऐसा नहीं है। हम हर चीज को, यानी हर बीमारी को, हर प्रॉब्लम को सुरक्षा का विषय नहीं बना सकते। यहाँ पे ये बोल रहा है कि सुरक्षा करने का मतलब ये नहीं है कि सुरक्षा आपको जो है वो हर चीज में ही दी जाए, छोटी छोटी चीजों में भी दी जाए, कुछ चीजों में सावधानियां भी बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि अगर जब तक कोई चीज जो है वो वर्ल्ड वाइड या पूरे वर्ल्ड के लिए वो कॉमन थ्रेट न बन जाए ना, तब तक हम उसको सिक्योरिटी में नहीं डाल सकते, तब तक हम उधर उस कॉन्सेप्ट को सिक्योरिटी में नहीं डाल सकते। नहीं तो हर चीज क्या हो जाएगी, हर चीज खतरा हो जाएगी।
है ना, हर चीज सुरक्षा का विषय बन जाएगा, तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि हर चीज जो है वो सिक्योरिटी इश्यू नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, कुछ दायरे बना रखे हैं कि अगर वो सिक्योरिटी इशू है तो उसको सिक्योरिटी प्रॉब्लम यानी वो कॉमन क्राइटेरिया होना चाहिए पूरे वर्ल्ड के लिए। यानी यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट हम बात करते हैं कोरोना की, है ना, तो कोरोना के बाद तो ऐसी कोई चीज आई नहीं है। तो कोरोना जो है ये क्या था, ये एक सिक्योरिटी पर्पस वाला मामला था। ये एक न्यू थ्रेट था हमारे पूरे वर्ल्ड के लिए, जहां पे पूरा वर्ल्ड जो है इसको जूझ रहा था, इससे परेशानी से जूझ रहा था। लेकिन क्या है ना, कोरोना वायरस के बाद भी तो कई सारे वेरिएंट आए, उसके बारे में कभी भी इतना बात की गई या कभी भी आपने देखा कि भाई इससे जो है बहुत ज्यादा थ्रेट हो रहा है। कोरोना के बाद भी तो बहुत सारे वेरिएंट जो है उसके निकलते गए, लोग सरवाइव करते गए। लेकिन कोरोना जो है ये एक महामारी बन के आया, ठीक है, मतलब एक सबसे पहला जो, वैसे तो मैंने बताया कि सार्स से ही निकला है इसका वेरिएंट, सार्स आया था 90s के टाइम पर। तो अभी जो नया वेरिएंट ये निकल के आया, ये बहुत ज्यादा महान रूप में आया, बहुत ज्यादा बड़े रूप में आया। तो ये एक एपिडेमिक हमारे वर्ल्ड के लिए है। तो यहाँ पे जो है बात करनी चाहिए, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से यहाँ पे चीजों को निर्धारित करना चाहिए कि भाई क्या क्या इसमें पॉलिसीज बनाई जा सके, कैसे कि ये आगे ना फैले। तो इसीलिए क्या लगाए गए, कोवैक्सीन लगाया गया, कोविशील्ड वैक्सीन लगाए गए, ठीक है ना। तो जिससे क्या है ये आगे न बढ़े। अब मतलब लोगों को अलर्ट हो गया है, लोग है ना जो पहचान गए हैं कि ये एक प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये वही बोल रहा है कि भाई सब चीज को नहीं डाल सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, उसके लिए कुछ पैमाने होते हैं, उस पर उसको खरा उतरना पड़ता है। यहाँ पे हम ग्लोबली जो है अनाउंस करते हैं कि ये क्या है, एक लाइफ थ्रेटनिंग एक एपिडेमिक है। ओके, उसके वजह से अगर हम देखें कि हर वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं तो सबके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है जैसे मालदीव है, मालदीव के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए क्या थ्रेटनिंग हो सकती है कि भाई अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, तो पानी का लेवल है, सी लेवल है, वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बहुत सारी जगह पे अवलांचेस हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है, बारिश होती है ज्यादा तो बाढ़ पहले आ जाती है। तो कहने का मतलब है ये सारे जो है ये किस कारण से हो रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहे हैं। जो पूरे वर्ल्ड पे जो तापमान इतना बढ़ रखा है ना कि गर्मियां 9 महीने चलती हैं, सर्दियां 1 महीने ही है, और फिर बाकी के टाइम पे बारिश चलती है। तो ये जो गड़बड़ी है ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही हो रही है। तो अगर देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सबसे ज्यादा थ्रेट तो यहाँ पे क्या है, मालदीव्स को है। वैसे एग्जाम्पल में मालदीव्स दे रखा है, लेकिन जितने भी आइलैंड वाले कंट्री है, जैसे इंडोनेशिया ले लो, है ना, जैसे फिलीपींस ले लो, ये सारे जो कंट्री हैं जो आइलैंड के बेस्ड हैं, तो वो क्या है, वो तो एक तरीके से देखा जाए उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद आगे देखें तो यहाँ पे जैसे बात हो रही है कि जो अफ्रीकन कंट्री है, अभी हमने बात किया कि यहाँ पे क्या है, सदर्न अफ्रीका में HIV सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। HIV जो है इनके लिए सिक्योरिटी का मसला है, क्योंकि यहाँ पे हर एक 6 में से हर एक 6 एडल्ट में से यहाँ पे एक व्यक्ति जो है वो HIV से पीड़ित है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मेडिसिन की भी कमी है, वो बस चलते रहते हैं और उनकी लाइफ जो है खत्म होती रहती है, फिर किसी और को इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर चलते रहते हैं, ऐसे चलता रहता है उनका जीवन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी महंगी दवाइयाँ, ठीक है, और जागरूकता भी बहुत कम है इनके बीच में। और जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें यहाँ पे बोत्सवाना का, ये अफ्रीका का ही कंट्री है, यहाँ तो इतनी बुरी स्थिति है कि यहाँ पे तो मतलब हर 3 में से 1 पर्सन जो है वो HIV से ग्रसित है ना, HIV से पीड़ित है, इन्फेक्टेड है HIV से। तो ये बता रहे हैं कि अगर इन कंट्रीज के हिसाब से देखें तो इनकी जो सिक्योरिटी इश्यूज है वो अलग है ना। तो यहाँ पे बात हो रही है कि सारी कंट्रीज के लिए ना, जब तक कोई क्राइटेरिया कॉमन ना हो जाए, जैसे मैंने अभी सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको कोरोना बताया, आप बिल्कुल डाल सकते हो उसको, ये पूरे वर्ल्ड के लिए कॉमन था, है ना, पूरे वर्ल्ड के लिए थ्रेट था। उसके बाद यहाँ पे बात हो रही है 1994 में एक ट्राइब है, तुत्सी ट्राइब। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुत्सी ट्राइब जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, मतलब कहाँ पे निवास करती है, तो आपको बताना रवांडा, है ना। रवांडा कहाँ है, ये भी अफ्रीका का ही कंट्री है, क्योंकि अफ्रीका में मोस्टली ट्राइब बेस्ड ही पॉपुलेशन वहां पे देखने को मिलती है। अब इनको क्या है, यहाँ पे किससे थ्रेट है, एक हुतू ट्राइब है भाई। ये ट्राइब्स की जो मारकाट बस्ती है ना, ये बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। तो एक हुतू ट्राइब है, ये भी वहीं पे कहीं पे निवास करती है, और ये क्या है, तुत्सी ट्राइब से लड़ती रहती है। जैसे पिछले साल जो है मणिपुर में हुआ था, 2 ट्राइब्स के बीच में जो झगड़ा हुआ था, कुकी ट्राइब और दूसरी ट्राइब, तो कितना ज्यादा मतलब यहाँ पे जो नरसंहार इन लोगों ने मचाया था, बहुत बुरी स्थिति यहाँ पे कर दी थी हमारे भारत के अंदर ही। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये कॉमन है, इनकी जो लड़ाइयां है ना, ट्राइब्स के बीच में जो लड़ाइयां होती हैं ये बहुत खतरनाक होती हैं, ये अपने लेवल से लड़ते हैं और किसी की सुनते भी नहीं है। न सरकार यहाँ पे कुछ कर सकती है, कोई भी इनको समझा ही नहीं सकता, ठीक है।
तो ऐसे ही यहाँ पे तुत्सी ट्राइब जो है ये हुतू ट्राइब से लड़ती रहती है और मोस्टली यहाँ पे 5 लाख लोग जो है ये मारे जाते हैं इनके राइवलरीज में। ठीक है ना, तो अब इनके लिए क्या है, इनके लिए ये थ्रेट है, ये सिक्योरिटी पॉलिसी का एक मुद्दा बन गया इनके लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ये जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्शन तो हमको पता है, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल सोर्सेज जो हमने देखे थे सिक्योरिटी को लेके, तो वहां पे क्या है वो हमें पता है, हमारी सरकार उसके लिए काम करती है, डिफेंस को तैनात रखती है ना, डिफेंस के लिए फंडिंग भी प्रोवाइड करती है, ये सारी चीजें मतलब प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में लेना पड़ेगा सरकार को, बिल्कुल जैसे ट्रेडिशनल के लिए वो काम करती है बिल्कुल एकदम वैसे ही कॉन्टेक्स्ट से यहाँ पे नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटीज है उनके लिए भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा, और नॉन ट्रेडिशनल वाली तो ज्यादा खतरनाक है। जैसे कि हमने देखा नॉन ट्रेडिशनल में क्या आ जाएगा, ह्यूमन सिक्योरिटी आ सकती है। ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर लोगों के ऊपर क्या है, वॉर के थ्रू उन पे हमला हो रहा है, या बीमारी के थ्रू उन पे हमला हो रहा है, या नेचुरल डिजास्टर के थ्रू उन पर हमला हो रहा है, या इकोनॉमिक गरीबी के थ्रू उनको हमला हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये नॉन ट्रेडिशनल में आएंगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे ट्रेडिशनल के लिए काम होता है वैसे ही नॉन ट्रेडिशनल के लिए भी काम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो है हमारा ये वाला टॉपिक होता है फिनिश। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे इश्यूज है, ठीक है, और इश्यूज क्या है, टेररिज्म और नेचुरल डिजास्टर। ठीक है, तो इनसे कैसे निपटा जाए इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है। बाकी नेक्स्ट जो टॉपिक है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। ये सारे जो टॉपिक्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आंसर राइटिंग के लिए, तो आपको पूरा एनसीईआरटी को एक बार थोरोली रीड जरूर करना है। ठीक है ना, आपको डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं अपनाना है, आप एक बार रीडिंग कीजिए, रीडिंग मस्ट है। रीडिंग के बाद आपको बहुत सारी चीजों का ज्ञान हो जाएगा कि आपको आंसर में क्या क्या चीजें आप डाल सकते हो। तो इसीलिए मैं आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे कि आपको बिल्कुल एनसीईआरटी पढ़ एक बार देखते ही समझ में आ जाए कि हाँ इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद स्टूडेंट्स।